हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, आज आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में। और आज मैं एक स्पेशल लेक्चर करने जा रहा हूं बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। समझिए कॉन्ट्रैक्ट चीज क्या है। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लैटिन वर्ड कॉन्ट्रैक्टस से बना है, यानी कि जब दो लोगों का दिमाग एक ही जगह पर यानी एक ही पॉइंट पर एक ही तरह से मीटिंग ऑफ माइंड्स हो जाए, यानी कंसेंसस एड आइडम हो जाए। ठीक है, एक इंसान ने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्टेंस दिया, और अगर उनके बीच का ये एग्रीमेंट के साथ कंसिडरेशन भी है और साथ ही वो लीगली एनफोर्सिबल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। इतनी सी बात है, समझिए। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज है जिससे हर कोई जुड़ा हुआ है, फ्रॉम वोम टू टॉम्ब। जब एक बच्चा माँ के गर्भाशय में आता है, वहां से लेकर जब तक जब तक वो जिंदा है तब तक, और इवन उसके बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा रहेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जुड़ा रहता है। जैसे कि एक मदर, एक लेडी जब मदर बनने वाली है, ठीक है, तब वो एक डॉक्टर सर्विसेज लेगी। ठीक है, एक किसी क्लिनिक से, फिर कुछ केमिस्ट से। ठीक है, यानी तभी से वो कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ जाती है। ठीक है, वहां से लेके फिर बच्चे का जन्म, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे का लालन पोषण, उसकी एजुकेशन, उसकी हायर एजुकेशन, उसकी हर चीज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी रहती है। आप कपड़े भी जो पहने हैं, जो खरीद के लाए हैं, दुकानदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। जहां बैठे हैं, वो प्रॉपर्टी जो खरीदी है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया। जो बिजली चल रही है, जो लाइट आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। सो कॉन्ट्रैक्ट से हर कोई, हर पल, हर घड़ी जुड़ा रहता है। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या दिया गया है वो समझिए आप। ठीक है, कौन मीटिंग ज्वाइन करें। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि जब दो पार्टीज में ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाता है, तो उन दोनों के बीच में क्या बन जाता है। टू बी, टू ई और टू एच इसको एक्सप्लेन करता है। मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करके इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये देखिए, ये बेसिक्स है। ठीक है, कि सदा सदा से भारत में ये एक सोच चली आई है कि अपने वर्ड्स पर हमें खड़े रहना है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। ठीक है, ये देखिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये बेसिक प्रिंसिपल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिस पर आधारित है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फ्रॉम वोम टू टोम्ब, पैदा होने से लेकर मौत तक हमेशा आप जुड़े रहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ। तो इतनी इंपॉर्टेंस है इस लॉ की, इस स्टैट्यूट की, तो हर किसी को इसके बारे में पता रहना चाहिए। ओके, कभी भी सिंगल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, देयर हैज टू बी प्लुरैलिटी ऑफ पार्टीज। ठीक है, आज मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं, जिसके बाद आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको करवाऊंगा। अब शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट हर बेरक से पहले लिखा होता है, तो इसका टाइटल क्या है। टाइटल यानी कि नाम क्या है इस लॉ का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका एक्सटेंट, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि पहले नहीं था पर अब है। जब जम्मू एंड कश्मीर को इंटरनल पार्ट डिक्लेयर करके धारा 370 खत्म कर दी, तो अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल ऑन जम्मू कश्मीर भी है। कब से लागू हुआ, कमेंसमेंट 1 सितंबर 1872 से। क्या ये यूनिवर्सल लॉ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? यस, दिस इज यूनिवर्सल। क्यों? क्योंकि ये किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पर अप्लाई नहीं होता, ये हिंदुओं पर भी अप्लाई होगा, मुस्लिम्स पर भी अप्लाई होगा। तो इस कारण से ये यूनिवर्सल लॉ है। ये सेक्शन पे अप्लाई नहीं होता, एक सेगमेंट पे अप्लाई नहीं होता। क्या ये एग्जॉस्टिव है? नहीं, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि कई और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि होते तो कॉन्ट्रैक्ट हैं पर वो इसमें कवर नहीं होते, जैसे कि पार्टनरशिप। उसके लिए अलग से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना हुआ है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट
के लिए अलग लॉ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अलग है। इंश्योरेंस भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, पर वो एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अलग लॉ बना हुआ है। तो सभी कॉन्ट्रैक्ट इसमें कवर नहीं है, इसलिए ये एग्जॉस्टिव नहीं है। ओके, फिर क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव है, क्या ये प्रोस्पेक्टिव है? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है बैक डेट से एप्लीकेबल, प्रोस्पेक्टिव का मतलब है फ्यूचर डेट से एप्लीकेबल। तो ये कौन सा है? ठीक है, ये इट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, इट इज प्रोस्पेक्टिव। पास होने के बाद डेट तय हुई, इस डेट से लागू होगा। ठीक है जी। और क्या ये हर प्रकार के सिविल ऑब्लिगेशंस को कवर करता? नहीं, ये सिर्फ वॉलंटरली क्रिएटेड सिविल ऑब्लिगेशंस को कवर करता है। कई ऐसे सिविल ऑब्लिगेशंस हैं जो सिविल है, जो ऑब्लिगेशन भी है, पर वो इसमें कवर नहीं होते। ठीक है, जैसे कि हर आदमी हर आदमी का उत्तरदायित्व बनता है अपने पेरेंट्स को पालना, अपने बच्चों को पालना, उनका भरण पोषण करना, अपनी वाइफ को मेंटेन करना। ये सिविल ऑब्लिगेशंस है। कहाँ दिया हुआ है ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है। CRPC 1973 का जो चैप्टर 9 है, उसके जो सेक्शंस हैं 125 से 128। ठीक है, उसमें दिया हुआ है, चैप्टर का नाम है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भरण पोषण। जी हाँ, भरण पोषण। कि हर आदमी को, वाइफ को, पेरेंट्स को और बच्चों को मेंटेन करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो वो एक्शन, एक कोर्ट में एक्शन, एक लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, फिर ये हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है। और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये क्या पैदा करता है? जुसिन रेम या जुसिन पर्सोनन? आंसर है जुसिन पर्सोनन। What is the difference? Jus in personam, jus means right, अधिकार। तो अधिकार किसी पर्सन के खिलाफ पैदा हो रहे हैं, या रैम यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड? क्या पूरी दुनिया के खिलाफ आपके राइट्स पैदा हो रहे हैं, या फिर एक बंदे के जिसने आपको वादा किया? ऑफ कोर्स, जिसने आपको वादा किया उसके खिलाफ आपके अधिकार है, आप कोर्ट से अपने अधिकार पा सकते हैं। जोसेन रैम मीन्स right against a thing at large, means against whole of the world, and जिसिन पर्सोनम का मतलब against a specific person। क्लियर? तो जिसने, आपने अपनी कार किसी को दी, उसने कहा मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा, तो 1 लाख उसी से ले सकते हो। अगर वो नहीं दे रहा, क्या आप सरकार से ले सकते हो? नहीं ले सकते। क्यों? ये जुसिन रैम क्रिएट नहीं करता, जुसिन पर्सोनम क्रिएट करता है। क्लियर? ओके। और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना तो पूरी तरह से होल ऑफ लॉ ऑफ एग्रीमेंट है, ना ही ये पूरी तरह से होल ऑफ लॉ ऑफ सिविल ऑब्लिगेशंस है। ये सिर्फ उन एग्रीमेंट्स को कवर करता है, ठीक है, जो कि जो वो एग्रीमेंट इसमें कवर्ड है, जो एग्रीमेंट्स ऑब्लिगेशंस पैदा करते हैं, और सिर्फ उन ऑब्लिगेशन को कवर करता है जो कि एग्रीमेंट से पैदा होते हैं। अब इस लाइन को अगर एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, तो हम कैसे करेंगे? मैं फिर से बोल रहा हूँ, ना तो सभी एग्रीमेंट्स कवर्ड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, ना सभी ऑब्लिगेशंस कवर्ड है। सिर्फ वो एग्रीमेंट्स कवर्ड है जो कि ऑब्लिगेशंस को जन्म देते हैं, और सिर्फ वही ऑब्लिगेशंस कवर्ड है जो कि किसी एग्रीमेंट से पैदा हुए हैं। अब मैं समझाता हूँ इस लाइन को। देखिए, सबसे पहले ये लाइन किसने बोली है? सेल्मन ने। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट सेल्मन की है, और उसने बहुत बहुत ही अच्छे शब्दों में स्कोप ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एक्सप्लेन किया है इसमें। उसने कहा जैसे एक सोशल प्रॉमिस होता है कि आओ मूवी देखने चले, ठीक है, मैं तुम्हें 10 बजे रात को पिक कर लूंगा। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट है, मगर यहाँ पर कोई सिविल ऑब्लिगेशंस का जन्म नहीं हो रहा, तो इसलिए इस प्रकार के एग्रीमेंट इसमें कवर नहीं है, ये केवल एक सोशल प्रॉमिस है। और फिर कई ऐसे ऑब्लिगेशंस हैं, आपको पैसे देने पड़ेंगे किसी को, मगर वो कॉन्ट्रैक्ट से पैदा नहीं हो रहे हैं। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया मेंटेनेंस का, फिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ रिकॉर्ड का, जो जजमेंट कोर्ट का ऑर्डर आ गया तुम्हें इसको इतने रुपए देने पड़ेंगे, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था?
ए और बी के बीच में केस चला। ए ने कहा कि बी ने मुझे नुकसान पहुंचा दिया। दोनों चले गए कोर्ट में और कोर्ट कहती है अब बी को 1 लाख रुपीस देना पड़ेगा ए को। अब इनके बीच में एक ऑब्लिगेशन का रिश्ता पैदा हो गया। बी इज ऑब्लाइज्ड टू पे ₹1 लाख टू ए। Will this relation be covered under Indian Contract Act? No, because there was no contract between A and B. There is an obligation, but not a contract, not an agreement. अब कई और सिविल लाइबिलिटीज हैं, जैसे कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ टॉर्ट, नॉट ब्रीच, टॉर्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सिविल लाइबिलिटीज हैं। आप ही कार को किसी ने स्क्रैच दे दिया नेग्लिजेंस की वजह से, आप हर्जाना ले सकते हो, हाँ, उसको हर्जाना देना पड़ेगा, हाँ। क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। सिविल ऑब्लिगेशन है पर एग्रीमेंट नहीं, तो ये ऑब्लिगेशन कवर्ड नहीं होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ऐसी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अधूरा टॉर्ट की डेफिनेशन ही क्या है? टॉर्ट की डेफिनेशन है इट इज दैट सिविल रॉन्ग विच इज नीदर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉर अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ओके, फिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ठीक है, ये रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हो। क्वासी, क्वासी वर्ड का क्या मतलब है? एज इफ इट वर। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड, वो बता चुका हूं। फिर है रिकॉग्निजेंस, कि आपने किसी अरेस्टेड पर्सन को बेल पे छुड़वाया, ठीक है जी, और आपने 5,000 रुपए की बेल दी है। यानी कि आपने कहा है कि अगर ये आदमी हर तारीख पर पेश नहीं होता है कोर्ट में, जब जब बुलाया जाए, तो वह 5,000 रुपए का जुर्माना आप मुझ पर लगा सकते हैं, मैं दूंगा आपको 5,000 रुपए। और वो पेश नहीं हुआ तो 5,000 रुपीज आपको कोर्ट को देने होंगे। ये आपका सिविल ऑब्लिगेशन है। पर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर्ड है? नहीं। Now you are paying in the event of non-appearance of that party. Then status obligations. Status obligation कि आपके स्टेटस की वजह से क्रिएट हो रहा है आपका ऑब्लिगेशन। या आपका स्टेटस है हस्बैंड का, तो हस्बैंड का स्टेटस होने की वजह से वाइफ को मेंटेन करने का ऑब्लिगेशन पैदा हो गया, लाइबिलिटी पैदा हो गई। पर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में कवर होगा? नहीं होगा। आप फादर हैं, आपके बच्चे हैं, तो फादर का स्टेटस होने की वजह से आपका ऑब्लिगेशन पैदा होगा कि बच्चों को खाना खिलाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये क्या हुआ? अब स्नेहा ने क्वेश्चन पूछा है टॉट क्या है। मैं समझाता हूँ टॉट क्या होता है। समझो बच्चे, जो ये वर्ड है टॉट, इसकी डेफिनेशन क्या है? टॉट इज अ सिविल रॉन्ग which is neither a breach of contract nor a breach of ट्रस्ट। अब समझो टॉट क्या चीज है, समझिए। पहले तो लॉ ही क्या है वो समझाने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए, आज बेसिक्स का स्पेशल लेक्चर चल रहा है, ये समझिए। 2 प्रकार के लॉज होते हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। जो लॉ डील करता है सिविल रॉन्ग से, वो हो गया सिविल लॉ। जो डील करता है क्राइम से, यानी कि क्रिमिनल रॉन्ग से, वो हो गया क्रिमिनल लॉ। अब क्राइम यानी क्रिमिनल रॉन्ग और सिविल रॉन्ग में क्या फर्क है? ये जो क्राइम होता है ये अगेंस्ट पब्लिक होता है, यानी कि अगेंस्ट स्टेट होता है। समझ में आया? यानी कि अगेंस्ट सोसाइटी होता है। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, जिसके साथ गलत किया बस उसी का अगेंस्ट ये क्राइम है। समझ में आया? सॉरी, जिसके पैसे आपने मारे, जिसकी प्रॉपर्टी आपने दबा ली, बस उसके साथ गलत है। जैसे कि आपने किसी पर विश्वास करके उसे पैसे उधार दिए, ठीक है, और उसने चुकाने से मना कर दिया कि मैं पैसे वापस नहीं करूंगा, तो कहीं पर गलती आपकी भी तो है कि आपने ऐसे आदमी पर विश्वास किया। क्यों? आपने पता क्यों नहीं किया कि उसकी मार्केटिंग रेपुटेशन कैसी है? समझ में आया? तो क्या
एक्स ने जब वाई के पैसे मार लिए, पैसा वाई के थे, वाई था रिच, एक्स पुअर बन के गया और कहता प्लीज मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दो, इसने दे दिए, वाई ने दिए एक्स को। अब एक्स ने साफ मना कर दिया मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरा जवाब है नो। तो क्या एक्स के दोस्त ए बी सी डी फोन केस कर सकते हैं एक्स पर? नो, सिर्फ एक कर सकता है वाई। अब दूसरा केस ले लो क्राइम में, ठीक है, एक आदमी है, ठीक है, एक्स, अब एक्स ना लेके कुछ और लेते हैं, ठीक है, एक आदमी है आर, एक आदमी है एस, ठीक है, आर जो है एक रास्ते पे जा रहा था और एस पीछे से आया और उसने इसको किल कर दिया, चाकू मार दिया। देख लिया किसने? ए ने, बी ने, सी ने। ये तीनों चले गए पुलिस के पास और जाके सूचना दे दी। एस कहता क्या मैंने ए के साथ कुछ बुरा किया? नहीं किया। बी के साथ किया? नहीं। सी के साथ किया? नहीं। पर ये गवाह बन गए अब। तो क्या क्या एबीसी को पुलिस या एस पुलिस को या एबीसी किसी को कह सकता है भाई तुम्हें क्या, हमारा तो आ रहा है, तुम्हें इसे कहना चाहिए, वो तुम्हारा रिश्तेदार लगता है? वो नहीं कह सकता। क्यों? जो एस ने किया वो क्राइम किया है, वो अगेंस्ट सोसाइटी है, पूरे समाज के साथ गलत किया। रात को कोई भी बंदा अकेला जाएगा तो डरेगा, कल को उसके साथ भी ये वारदात हो सकती है। समझ में आया? तो ये क्राइम है, ये अगेंस्ट सोसाइटी है। पर यहाँ पर पैसे उधार दिए गए थे, पूरा समाज नहीं डरेगा कि ये क्या हो गया, पैसे कैसे मार लिए एक्स ने वाई के, ठीक है। हर कोई दूसरे से पैसे उधार मांगता है तो दूसरा आदमी दिमाग लगाता है इसको देना चाहिए, नहीं, वाई ने नहीं लगाया तो वाई भुगतेगा। केस सिर्फ वाई कर सकता है, उसके दोस्त नहीं कर सकते। पर यहाँ कोई भी केस कर सकता है एस पर। ये फर्क है सिविल और क्रिमिनल। यहाँ पर क्राइम के केस में आपको पनिश किया जाता है, लेकिन सिविल में सिर्फ आपको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ता है, आपको पनिशमेंट नहीं मिलती। और जिसके साथ बुरा हुआ है, यानी कि एग्रीव्ड पार्टी, जो एग्रीव्ड पार्टी है वो स्यू करेगी आपको, ठीक है। यहाँ पे स्टेट एक्शन लेगा, आपके ऊपर केस चलाएगा। समझ में आया जी? अब हम बात कर रहे थे टॉर्ट की। टॉर्ट क्या है? वो सिविल रॉन्ग, यानी कि अगेंस्ट स्टेट तो है नहीं, एक वर्ड बताना पड़ेगा ना, यानी कि अगेंस्ट स्टेट तो है नहीं, ये तो अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन होता है। और ये रॉन्ग है यानी गलत काम है। गलत काम करना भी इंसान की फितरत है, जो हमें सीधे तरीके से नहीं मिलता हम उसको छीन लेते हैं। समझ में आया? और कुछ लोग तो कहते हैं चोरी करके खाने का मजा ही कुछ और है, ठीक है, ओके। तो विच इज नीदर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करके मुकर जाना भी नहीं है ये। ट्रस्ट, आप पर विश्वास करके आपको जो जिम्मेदारी दी गई आपने उसमें धांधलीबाजी की, ये वो भी नहीं है। तो इसके अलावा जो सिविल रॉन्ग बच गए वो सब क्या है? टॉर्ट। एग्जाम्पल जैसे कि डिफेमेशन, चुगली, आपने किसकी चुगली की, उसकी रेपुटेशन डाउन कर दी, ये क्राइम भी है, ये टॉर्ट भी है। फिर है नेग्लिजेंस, आपने गाड़ी तेज चलाई, ठीक है, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, पर आपके तेज चलाने की वजह से एक्सीडेंट हुआ और किसी दूसरे की गाड़ी पर स्क्रैच आ गया, ठीक है। तो ये क्या किया है आपने? आपने क्या किया है? टॉर्ट किया है। फिर और किस किस तरह के वजह से? न्यूसेंस, कन्वर्शन, या सो मेनी। न्यूसेंस क्या है? ट्रेसपास, किसी के घर में घुस जाना, एक क्राइम भी है और टॉर्ट भी है। न्यूसेंस, ठीक है, कि घर के सामने गंदगी फेंक देना, सड़क पर गंदगी फेंक देना, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल क्या है? न्यूसेंस के, ओके ना। तो स्नेहा, क्या आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? व्हाट इज अ टॉर्ट? इज इट क्लियर? क्या मैं चलूं आगे? मे प्रोसीड फर्दर? चले आगे? चलो आगे चलते हैं। तो हम बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की आज बात करने जा रहे हैं, ओके। ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे पैदा होता है। 3 तरह से होता है कि दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, और फिर प्रॉमिसरी एस्टॉपल, जो आपने कह दिया कि मैं ये करूंगा, वो आप करने के लिए सक्षम नहीं थे, तो बाद में जब सक्षम हो गए तो कोर्ट कहेगी तुमने जो वादा किया था अब उसे पूरा करो। हाँ, ऐसा हो सकता है, ठीक है जी। चले आगे और आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट इज
एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस क्या है। देखिए 3 इसमें मेन सेक्शंस हैं, 2B 2E 2H, 2B 2E और 2H। 2B कहता है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस, और 2E कहता है प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू एग्रीमेंट, और 2H कहता है एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रपोजल क्या है, प्रपोजल को हम ऑफर भी कहते हैं। जब ए ने बी को कहा कि मैं आपको अपना हाउस बेचना चाहता हूं, आप जवाब दो यस या नो। आगे एक्सेप्टेंस देगा बी, वो बोलेगा यस मैं तैयार हूं खरीदने को, तो उनके बीच में क्या हो गया, प्रॉमिस। अब एक तरफ रेट तय हो गया 50 लाख का कि ए का घर है और बी देगा 50 लाख, तो ए का जो प्रॉमिस है अपना हाउस उसको देने का, उसके लिए कंसीडरेशन क्या है 50 लाख, और बी की जो प्रॉमिस है 50 लाख देने का, उसके पीछे कंसीडरेशन क्या है, हाउस। तो इसके लिए कंसीडरेशन हो गई हाउस और ए के लिए कंसीडरेशन हो गई 50 लाख, और अगर दोनों तरफ से कंसीडरेशन है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट, और अगर वो एग्रीमेंट एनफोर्सबल बाय लॉ है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, ओके चले आगे। तो जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ओके। और आगे चलते हैं। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है मगर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि सोशल एग्रीमेंट्स भी बहुत होते हैं। और आगे चलते हैं। Which agreements are enforceable by law, ये सेक्शन 10 बताता है। मैं इसके ऊपर भी एक सेशन लगाऊंगा, हल्का सा बता देता हूँ मैं। जो 2H में इम्प्लिसिट है, इम्प्लाइड है, वो एक्सप्लिसिट हो जाता है सेक्शन 10 में, ठीक है जी। और हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी से बना है, कॉम्पिटेंट पार्टीज है, लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, और वो नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड है, ठीक है। तो ये सेक्शन 10 है, ओके ओके। तो इसके बाद ठीक है जी, शायद बीच में आवाज आनी बंद हो गई थी, है ना। अब आपका ये सेशन हम यहाँ एंड करते हैं, ओके बाय बाय, सी यू। 6:15 पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेशन लगेगा, 6:15।